गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न श्रेणियां ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र निकाला था और वो सूत्र था हमारा म्यू बार, ये तरंग संख्या कहलाती है, 1/λ इक्वल्स टू r, दिस इज 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यह हमारा सूत्र था। अब इस सूत्र की सहायता से हम विभिन्न श्रेणियों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रेणी लेते हैं लाइनमैन श्रेणी। सबसे पहली श्रेणी हम लेते हैं लाइनमैन श्रेणी। लाइनमैन श्रेणी होती क्या है? हम ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज तो कि ये श्रेणी स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में पाई जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अलग अलग भाग होते हैं, दृश्य भाग होते हैं, अवरक्त भाग होता है, पराबैंगनी भाग होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा एक्स रे होती हैं, बीटा रे होती है। तो स्पेक्ट्रम में अलग अलग रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे होती है। तो अलग अलग भाग होते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो श्रेणियां है ये कौन से भाग में पाई जाती है स्पेक्ट्रम के। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जो लाइनमैन श्रेणी होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंगों के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये श्रेणी प्राप्त कैसे होती है, इसको हमें थोड़ा समझना है कि इस श्रेणी में अगर हम N2 बराबर 2, 3, 4 से N1 बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कराते हैं तो लाइनमैन श्रेणी प्राप्त होती है। यानी N2 बराबर 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन N1 बराबर 1 यानी मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइनमैन। तो अब N1 की जगह तो क्या रखूंगा मैं? 1, और N2 की जगह भी मैं कुछ भी नहीं रख सकता क्योंकि N2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यहीं से भी जंप कर सकता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना अब यहां से? 1/λ इक्वल्स टू r, 1 स्क्वायर और N2 स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। किसके लिए? लाइनमैन श्रेणी के लिए। और यहां पर N2 की वैल्यू क्या है? N2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अब हम ये कहते हैं कि भाई अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कब प्राप्त होगी। तो हम यहां पर थोड़ा सा सोचें कि अगर मैं N2 इक्वल्स 2 लेता हूं, तो जब मैं N2 इक्वल्स 2 लूंगा तो उस कंडीशन में देखिएगा, एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको इसका। अगर मैं N2 इक्वल्स 2 लेता हूं तो 1/λ, r की वैल्यू कितनी है? इंटू 10⁷, ठीक है। ये 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो जब आपने इसको सॉल्व किया 97 इंटू 10⁷ कितना हो गया? ये 4 एलसीएम आया तो 4 - 1, दिस इज 3/4। तो ये हो गया 1.097 इंटू 10⁷ इंटू 3/4। अब जब लैम्डा निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 4/3 इंटू 1.097 इंटू 10⁷। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो दूसरे अदर्स के कंपैरिजन में, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 3 ले लेता मैं, 3 ले लेता तो कितना हो जाता है? 9 - 1, 8/9। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैम्डा का मान कम होता जाएगा। तो N2 का मान अगर आप बढ़ाओगे तो लैम्डा कम होता चला जाएगा। तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य आपको किस पर मिलेगी? N2 इक्वल्स 2 पर। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य आपको मिलेगी N2 इक्वल्स 2 पर। मैक्सिमम वेवलेंथ, तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम 1216 एंगस्ट्रॉम। लाइनमैन श्रेणी के लिए सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 1216 एंगस्ट्रॉम। अब अगर N2 बराबर इंफिनिटी पे हम चले जाते हैं, भाई अनंत तक जाते हैं कक्षक, तो N2 बराबर अगर इंफिनिटी पर चले जाते हैं तो सबसे मिनिमम मिलेगी। क्यों? क्योंकि N2 बराबर इंफिनिटी रखते ही है तो 1/0 तो खत्म हो गया, तो सिर्फ ये वाला पद ही मिला। तो N2 इक्वल्स टू इंफिनिटी पर लैम्डा मिनिमम 912 एंगस्ट्रॉम। तो आपको सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य तो मिली 1216 और मिनिमम तरंगदैर्घ्य कितनी मिली? 912। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि किसी भी श्रेणी की जो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है वो उस श्रेणी की श्रेणी सीमा कहलाती है।
तो यानी अगर हम ये पूछे आपसे कि लाइनमैन श्रेणी की श्रेणी सीमा बताइए, तो श्रेणी सीमा कितनी आएगी? 912। यानी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य को उस श्रेणी की श्रेणी सीमा बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब लाइनमैन के बाद आते हैं बामर पे। बामर में क्या होता है? N2 बराबर 2 में संक्रमण होता है। कहां से संक्रमण होता है? सॉरी, N1 बराबर 2 में संक्रमण होता है। कहां से संक्रमण होता है? 3, 4, 5 एंड सो ऑन से। तो यहां पर जब हम लिखते हैं 1/λ इक्वल्स टू R, देन 1/N1 तो फिक्स है और N2 कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है किसके लिए? बामर श्रेणी के लिए। अगर हम बामर श्रेणी की बात करते हैं तो जो बामर श्रेणी है ये स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। ये चीजें याद रखनी है छोटी छोटी। कहां पाई जाती है? ये दृश्य क्षेत्र में। जबकि लाइनमैन श्रेणी कहां पाई जाती थी? पराबैंगनी क्षेत्र में। अब यहां पर N2 इक्वल्स 3 पर आपको क्या मिलेगी? लैम्डा मैक्सिमम, और N2 इक्वल्स इंफिनिटी पर आपको क्या मिलेगी? लैम्डा मिनिमम। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम आपको मिलेगी 65-63 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा मिनिमम जो N2 बराबर इंफिनिटी पर मिलेगी वो कितनी? 36-46 एंगस्ट्रॉम। और इसे हम क्या कहेंगे? इसकी श्रेणी सीमा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी श्रेणी हो गई? बामर श्रेणी। यानी N1 बराबर 2 में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा 3, 4, 5 से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बामर के बाद में लेते हैं पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में क्या होता है? N1 बराबर 3 में संक्रमण होता है। कहां से? N2 बराबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन से। तो जब संक्रमण होगा तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/3 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर N2 की वैल्यू 4 है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, और N2 की वैल्यू अगर अनंत है तो लैम्डा मिनिमम होगा। तो अगर N2 की वैल्यू 4 है तो उस कंडीशन में जो लैम्डा मैक्सिमम आता है वो आता है 18,751 एंगस्ट्रॉम। कितना आता है? 18,751 एंगस्ट्रॉम। और अगर मिनिमम है तो ये आता है 8,220 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम कहते हैं श्रेणी सीमा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि पाश्चन श्रेणी स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि अवरक्त क्षेत्र में जो तरंग दैर्घ्य की रेंज होती है वो ये होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये श्रेणी किस में पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए चौथे पे आते हैं हम, ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में क्या होता है? N1 बराबर 4 में N2 बराबर 5, 6, 7 से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो 1/λ इक्वल्स टू R, देन 1/4 स्क्वायर N2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर N2 इक्वल्स टू 5 है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, और अगर N2 इक्वल्स इनफाइनाइट है तो लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है, तो जब हम यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं ब्रैकेट में तो यहां पर जो अधिकतम तरंग दैर्घ्य आती है वो तो आती है 40,477, और न्यूनतम आती है 14,572, जो आपकी कौन सी सीमा कहलाती है? यहां पर श्रेणी सीमा कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी सीमा। और ये स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में प्राप्त होती है? तो ये भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि लाइनमैन श्रेणी पराबैंगनी में, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, और बाकी दोनों पाश्चन और ब्रैकेट किसमें आ रही है? अवरक्त में। ठीक है, अब लास्ट आती है आपकी फुंड श्रेणी। लास्ट हम ले रहे हैं यहां पर 5th फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में N1 इक्वल्स 5 और N2 इक्वल्स कहां से जंप कर रहा है? 6, 7 और 8 से। तो जब हम यहां फॉर्मूला लगाते हैं 1/λ इक्वल्स टू R, दैट इज 1/N1 स्क्वायर। तो N1 की जगह तो क्या आ गया? 5 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी वही मैक्सिमम और मिनिमम। तो N2 इक्वल्स 6 सॉरी, इस पर लैम्डा मैक्सिमम, और N2 इक्वल्स इनफाइनाइट, इस पर लैम्डा मिनिमम। तो जब N2 इक्वल्स 6 आप लोगे तो जो लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा आपको वो मैक्सिमम कितना आएगा? 74,515
एंगस्ट्रॉम। और जब λ2 बराबर n2 बराबर इंफिनिटी लेंगे तो मिनिमम कितना आएगा 22,767। तो ये आपकी क्या कहलाती है इस जगह पर श्रेणी सीमा। और फुंडी श्रेणी भी स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, अवरक्ति क्षेत्र में। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये तीनों कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, अवरक्त में। लाइमन कौन से में पाई जाती है, पराबैंगनी में। और ब्रैकेट कौन से में बामर कौन से में पाई जाती है, दृश्य क्षेत्र में। ठीक है, तो अगर मैं इनका एक स्पेक्ट्रम डायग्राम बनाता हूं तो स्पेक्ट्रम डायग्राम कैसे बनेगा, देखिएगा यहां पे ये आपका n1 इक्वल्स टू 1, ये 2, n1 इक्वल्स 1 2 देन 3 4 5, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑर्बिट बढ़ाते जाएंगे -13.6/n² से इनके बीच का गैप कम होता जाएगा। मैंने पहले बताया था ये 6 और n इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से हम इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं पहले में, तो दिस वन इस तरह से जंप करेगा। तो ये कौन सी श्रेणी बन गई आपकी, लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहलाएगी, लाइमन। इसके बाद में क्या होगा, बामर में आएंगे, तो बामर में सेकंड में कूदेंगे, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, इंफिनिटी से, तो ये होगी बामर। फिर पाश्चन में आएंगे तो थर्ड में कूदेंगे, फोर्थ से, फिफ्थ से, इंफिनिटी से, तो ये कहलाएगी पाश्चन। फिर 4 में आएंगे 5 से, है ना, इसके बाद इंफिनिटी से, इसको एक और गैप बढ़ा देते हैं हम 7 वाला, तो एक लाइन और आ जाएगी यहां पे इस तरह से। तो ये हो गई आपकी ब्रैकेट। और लास्ट में किसमें आएंगे, 5 वाले में, तो 5 में किससे आएंगे, 6 से, 7 से और इंफिनिटी। ठीक है, तो ये कौन सी कहलाएगी आपकी, फुंडी श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहलाएगी, फुंडी श्रेणी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहां पर अलग अलग श्रेणियों के स्पेक्ट्रम डायग्राम बनाकर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहां पर हम यही देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण होता है वो n बराबर 1, इसे बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं इसको, मूल ऊर्जा स्तर। तो जब मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तरों से होता है तो लाइमन श्रेणी मिलती है, सेकंड में होता है तो बामर, थर्ड में होता है तो पाश्चन, फोर्थ में होता है तो ब्रैकेट और 5 में होता है तो फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु में होता क्या है, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में जो सामान्यतः सभी परमाणु मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, और कक्षीय ताप पर उन परमाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु में जो अवशोषण होता है वो n बराबर 1 से अन्य उच्च ऊर्जा स्तरों में संभव है। इसलिए हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में सामान्यतः लाइमन श्रेणी की रेखाएं उपस्थित होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि मूल ऊर्जा स्तर में जब सारे परमाणु होंगे तो डेफिनेटली मूल ऊर्जा स्तर तो आना ही आना है, और अगर मूल ऊर्जा स्तर आना है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण भी उस जगह पर करेगा। तो यानी स्पेक्ट्रम में कम से कम लाइमन श्रेणी तो हमें दिखाई देगी ही देगी, चाहे बामर दिखे ना दिखे, पाश्चन दिखे ना दिखे, ब्रैकेट दिखे ना दिखे, फुंड दिखे ना दिखे, लेकिन मूल ऊर्जा स्तर दैट मींस लाइमन श्रेणी तो आपको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में नजर आएगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो सूर्य का तापमान होता है, सूर्य का तापमान क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। अत्यधिक उच्च होता है तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि वहां हाइड्रोजन परमाणु का n बराबर 2 ऊर्जा स्तर भी उपस्थित होता है। इतने उच्च ताप पर n बराबर 2 ऊर्जा, तो यहां की अगर मैं बात करूंगा तो इतना उच्च ताप क्या, इससे तो मतलब बहुत गुना कम ताप यहां मिलेगा।
तो 2 तो उस पर रह ही नहीं सकता, तो हमेशा कौन रहेगा 1। समझो, सूर्य के ताप पर ही अगर n बराबर 2 मिलता है तो सूर्य से तो यहां बहुत कम ताप है, तो यहां तो हमेशा कौन दिखेगा आपको n बराबर 1। यानी आपको स्पेक्ट्रम के अंदर हमेशा कौन सी श्रेणी नजर आएगी, सिर्फ लाइनमैन श्रेणी। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर हम सूर्य के अवशोषण की बात करते हैं तो सूर्य के अवशोषण स्पेक्ट्रम में हमेशा बामर श्रेणी प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम बनता है उस अवशोषण स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, तो आपका आंसर होगा कि सूर्य के अवशोषण स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा आयनन और उत्तेजन विभव, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।